नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोहित ने बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया था। उनके पिता एक प्राइवेट फर्म में मामूली वॉच में थे और माँ एक सीधी सादी गृहिणी। बचपन से ही धन के अभाव के कारण मोहित की शिक्षा दीक्षा भी सरकारी स्कूल में ही हुई। ट्यूशन कराने के भी पैसे माता पिता के पास नहीं थे, इसलिए मोहित का पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। वो किसी तरह बड़ा होकर कुछ पैसे जोड़कर सऊदी अरब चला गया। एक होटल में वो बर्तन मांजने लगा। काम करता था, खाना वहीं मिल जाता था और वहीं रहने की भी व्यवस्था थी, तो पूरे पैसे की बचत हो जाती थी। वह अच्छे पैसे घर भेजने लगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई और एक सुंदर सुशील कन्या से उसका विवाह भी तय हो गया। पूजा जब घर आई तो जैसे घर में जान आ गई। उसने मोहित को यकीन दिला दिया कि वह उनके माता पिता का पूरा ख्याल रखेगी। पूजा, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे माता पिता को तुम अपने माता पिता समान समझना और उनका ध्यान रखना। हाँ जी, ज़रूर। आज से यह मेरा परिवार है और उनके माता पिता मेरे माता पिता। आज आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। उसके बाद निश्चिंत होकर मोहित विदेश चला गया। कभी कभी वह घर फ़ोन करता था, कभी वीडियो कॉल भी करता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता के स्वभाव में कुछ बदलाव आया है। उसके माता पिता डरे सहमे से रहते थे। वो अपने परिवार को अचानक घर पहुंचकर सरप्राइज देना चाहिए था, पर यहाँ तो वह खुद सरप्राइज हो गया, बल्कि शॉक्ड हो गया। उसके हाथ से उनके कपड़ों का बैग सरक कर गिर गया। उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी माँ लोहे की जंजीरों से बंधी कमरे की जमीन पर पड़ी थी। पिताजी भी कुछ दूरी पर जंजीर से बंधे पड़े थे। दोनों ही धर्म बेहोशी के हालत में थे। कमरा इतना गंदा था कि पूछो ही मत। चूहे और मकड़ियों का भंडार लगा हुआ था। जहाँ तहाँ खाने पीने का सामान फेंका पड़ा था जो सड़ चुका था। माँ, ये क्या हो गया आपका हाल? यह कैसे हो गया पिताजी? यह सब क्या है? तभी उनकी माँ गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो। हम किसी के कुछ नहीं करेंगे, मोहित को भी नहीं बताएंगे। हमें माफ़ कर दो, उन्हें छोड़ दो। वो अब कभी तुम लोगों के खिलाफ़ कुछ नहीं कहेंगे। यह कहकर उनकी माँ चीखने लगी और मोहित के पैर पड़ने लगी। माँ, ये क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। मोहित ने अपनी माँ को झकझोरा तो चौंक गई और कुछ देर के लिए बेटे को देखकर मुस्कुराई, फिर बेहोश हो गई। मोहित तो यह देखकर दंग रह गया। पूजा उस समय घर पर नहीं थी, वरना उससे पूछता कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे माता पिता का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखूंगी। क्या यही तरीका है माँ बाप का ख्याल रखने का? पिताजी, आप तो कुछ बताइए। मोहित पिताजी के पास पहुंच गया और उन्हें झकझोरा तो वह बेहोशी से उठे और वो भी चिल्लाने लगे, अरे राक्षसों, तुम्हें यह घर चाहिए तो ले लो, पर हमें छोड़ दो। हमें मरने से पहले अपने मोहित का चेहरा एक बार देख लेने दो। अगर हमें पता होता कि वो बिल्डिंग इस ईंट गारे के घर के लिए हमारे साथ इतनी घिनौनी चाल चलेगी तो हम उसे मुफ्त में यह घर दे देते। अरे कम से कम मेरे बेटे की ज़िंदगी में ये राक्षसनी पत्नी बनकर तो नहीं आती। ले लो ये मकान, यह ज़मीन, सब ले लो, बस हमें बख्श दो। मजिस्ट्रेट के सामने चुपचाप साइन कर दूंगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसका गला मत काटो। वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। शायद उन दोनों का कोई नशीला पदार्थ दिया जा रहा था। वो लोग मोहित को पहचान ही नहीं पा रहे थे। मोहित के पास घर की एक दूसरी चाबी थी जिसकी सहायता से ताला तोड़कर अंदर आ गया। उसने तुरंत अपनी माँ को, पिताजी को उठाया और ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि डॉक्टर को भी नाक बंद करनी पड़ी। क्या हुआ है इन्हें? लगता है जैसे कई दिनों से ढंग से खाना पानी नहीं मिला, कई दिनों से नहाया भी नहीं है और उन कपड़ों पर मल मूत्र भी लगा हुआ था। क्या किया तुमने इनके साथ? कौन हो तुम
और यह लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? डॉक्टर ने गुस्सा होकर कहा, डॉक्टर ये मेरे माता पिता हैं। ये बेहोश हो गए थे, मुझे समय नहीं मिला कि इन्हें स्नान कराऊं। प्लीज़ आप पहले चेकअप कर लीजिए और आपको सब कुछ मैं बताता हूँ। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर चेकअप के लिए तैयार हुआ। मोहित शादी के 1 महीने बाद ही दुबई चला गया था और उसके जाते ही बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, सुबह के 9 बज गए हैं, उठो और कुछ नाश्ता बना दो। तेरे ससुर जी भूखे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे नींद आ रही है, आप खुद बना लीजिए। क्या क्या कहा तूने? आज से पहले तो तूने कभी ऐसे बात नहीं की। पति के जाते ही तेरे तेवर बदल गए। आप दोनों की वजह से मेरा जीना मुहाल हो गया है। सुबह से शाम तक कई नई नई फरमाइश करते रहते हैं। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मालकिन हूँ इस घर की। आज के बाद मैं इस आप दोनों को नाश्ता बनाकर नहीं दूंगी। यह कहकर बहू फटाक से उठी और बाल पकड़कर सुधा जी को किचन में लेकर गई। चलिए बर्तन मांजिए, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ हाँ, मोहित को फ़ोन करना। देखूँ तो आप किस उंगलियों से उसे फ़ोन मिलाती हैं। अरे वह तो 1 साल बाद यहाँ आएगा और 1 साल में मैं आप दोनों को अपना पालतू जानवर बनाकर रख दूंगी। पूजा ने सुधा जी की उंगली पकड़कर इतनी जोर से मोड़ दिया कि चीख पड़ी। मोहित के पिता मोहन जी ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी गिर तो नहीं गई। वो दौड़कर आए तो देखा बहू उनकी पत्नी का बाल पकड़कर सिंक में उनका सिर डुबो रही थी। बहू छोड़ दो उसे, क्या पागल हो गई हो तुम? अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी ज़्यादा पागल हो जाऊंगी। हे भगवान, एक डायन को हम ब्याह लाए। मोहन जी उनका रुद्र रूप देखकर चौंक गए। सही कहा, डायन ही है हूँ मैं। मुझे गरीब, बूढ़े और काले लोगों से सख्त नफरत है और आप दोनों तो तीनों ही कैटेगरी में आते हैं। आपने अपनी और अपने बेटे की शक्ल देखी है? अरे कोयला भी उससे ज़्यादा सफ़ेद दिखता होगा। मैंने तो सिर्फ पैसों की खातिर उससे शादी की थी और 1 साल में जितना पैसा बटोर सकूंगी बटोर कर आप लोगों पर दहेज का मुकदमा लगाकर और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर बहू ने सुधा जी को धक्का देकर मोहन जी की बाँह पकड़ ली। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मोहन जी अपना हाथ नहीं छुड़ा सके। बहू ने उनका भी हाथ मोड़ दिया और कहा कि आज से आप दोनों घर के काम करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। अरे डायन, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे पैसे ही चाहिए तुझे ना, तो ले लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। छोड़ दो हमें, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मोहन जी ने गुस्से से कहा, अभी तुम भिखारियों के पास है ही क्या? अभी तो 1 वर्ष तक तुम्हारा बेटा रियाल कमा कर भेजेगा और तुम दोनों ये मकान मेरे नाम करोगे। तब जाकर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। हम तुझे जेल करा देंगे। मोहन जी से कहा, मैं तुम्हें इतना सताऊंगी कि तुम मेरा नाम लेने से भी कतराओगे। पूजा ने साफ पास ही रखा एक डंडा उठाया और मोहन जी के घुटने पर मारा। वो तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़े। नहीं नहीं, इसे मत मारो, छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये किसी से कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे बारे में। सुधा जी अपने पति पर गिरकर रोने लगी। सुधा, सुधा तुम हटो यहाँ से, मैं अभी जाकर पड़ोसियों को इनकी हरकत बताता हूँ। अरे इस देश में कानून नाम की चीज़ है कि नहीं? मोहन जी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो घिसकर दरवाजे की तरफ बढ़े पर इससे पहले ही पूजा ने नया नाटक शुरू कर दिया। उसने अपनी कलाई की नस चाकू से काट ली और हाय हाय चिल्लाती बाहर भागी। अरे देखो देखो, मेरे पति के जाते ही सास ससुर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरी कलाई काट दी। किसी तरह बुढ़ा को धक्का मारकर बाहर आ गई, वरना मेरी जान ही ले लेते। नहीं तो आई बहू। कलाई से बहते खून को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि जरूर सास ससुर उस पर अत्याचार कर रहे हैं। सारा मोहल्ला मोहन जी और सुधा जी पर थू थू करने लगा। मोहन जी के टूटे घुटनों का हाल किसी ने नहीं पूछा। कुछ लोग तो पुलिस को कॉल लगाना चाहते थे पर पूजा ने मना कर दिया।
नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पति अपने माता पिता को मेरे भरोसे छोड़कर गए हैं। इन्हें जेल हो गई तो मैं पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। मुझे तो लगता है कि इन इसका दिमाग कुछ खराब हो गया है। कभी कभी इन दोनों पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए। बेटी तुम इतनी समझदार हो, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे कुछ दिन पहले तो मोहन के माता पिता बहू की तारीफ करते न थकते थे, पर बेटे के जाते ही ऐसे रंग बदल गया कि पड़ोसी ने कहा। रोती बिलखती पूजा को तुरंत सभी हॉस्पिटल लेकर भागे। मोहल्ले वाले ने तो दोनों पति पत्नी को घर में बंद कर दिया ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। उन्होंने कितनी आसानी से पूजा की बात पर भरोसा कर लिया कि दोनों पति पत्नी पागल हैं। जब अपनी कलाई पर पट्टी बांधकर पूजा लौटी तो उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। देखा आप दोनों ने कि मैं क्या कर सकती हूँ। नई नवेली बहू जो अपना घर छोड़कर अपने आपके घर में रहने आई है, जिसका पति भी बहु दूर काम की तलाश में गया है, लोग उनका विश्वास करेंगे कि आप दोनों का विश्वास करेंगे। और बताइए, मैं अकेली बेचारी, मैं नाजुक स्त्री हूँ और पापा जी आपको तो ताकतवर मर्द हैं। आप दोनों मुझे सता सकते हैं, पर मैं बेचारी कैसे आपको सता सकती हूँ। कुटिलता से हंसते हुए पूजा ने कहा, हमारा बेटा तो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, वो ज़रूर वीडियो कॉल करेगा, तब मैं उसे सब बता दूंगा। मोहन जी को अभी भी आशा की किरण दिखाई दे रही थी। फिर वही बात कितनी बार समझाया कि आप किसी से मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर लगता है आप दोनों को अभी तक अकल नहीं आई। रुकिए, अभी बताती हूँ। शीला ने अपने भाई और अपने पिता को घर बुला लिया। पापा, ये बुढ़ा किसी कीमत पर सुधरने को तैयार नहीं है, तो चलो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसके बाद यह तुम्हारी बात वैसे ही मानेगा जैसे कोई कठपुतली अपने संचालक की बात मानती है। पूजा के भाई और पिता ने अपने बैग से जाने कौन कौन से उपकरण निकाले और दोनों पति पत्नी को जबरन उसके बिस्तर से बांध दिया। फिर उसे करंट दिया जाने लगा, जैसे पागलों को दिया जाता है। करंट के झटके खाकर दोनों बेहोश हो गए। जब होश आया तभी दिमाग शून्य था। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। कभी वो लोग उस पर डंडे बरसाते, कभी करंट लगाते, तो कभी शरीर पर जख्म जगह जगह जला देते और यही करते कि वह घर हमारे नाम कर दो। मोहन जी किसी कीमत पर अपने पुरखों का मकान उन्हें नहीं देना चाहते थे। एक दिन मोहन की वीडियो कॉल आई। सुन बुढ़े, अगर तूने मोहित के सामने हमारे बारे में कुछ भी कहा तो तेरी बीबी की गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। पूजा के भाई प्रताप ने दांत पीसते हुए कहा और सुधा जी की गर्दन पर छुरी रख दी। पूजा कैसी हो? मोहित ने पूछा। मोहित से पूजा ने वीडियो कॉल शुरू कर दी। सुधा जी तो बेचारी चुप थी, पर मोहन जी के मुंह में ज़बरदस्ती कपड़ा ठूस दिया था कि कहीं वह कुछ बड़बड़ा न दे। तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ओहो, कितने दुबले हो गए हैं। क्या वो वहाँ ढंग का खाना नहीं मिलता? अरे यहाँ तो बहुत बढ़िया खाना मिलता है। तुम चिंता मत करो, मैं 2-4 किलो वज़न बढ़ा कर ही आऊँगा। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 30,000 रियल डाल दिए हैं। करीब 70,000 होंगे। यहाँ मुझे यह कार की कंपनी में मैकेनिक का काम मिल गया है। अब होटल का काम छोड़ दिया है। कुछ स्कीम सीखूँ तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम बस मेरी माँ और पिताजी का ख्याल रखना और मैं तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश कर दूँगा। हटो जी, क्या मैं पैसों की भूखी हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ सूखी रोटी खाकर भी खुश रहती हूँ। सच कहती हो, तुम्हारे बिना तो घर काटने को दौड़ता है। बड़ी अदा से पूजा ने कहा। और जानता हूँ पूजा कि तुम्हें कैसा लगता होगा। शादी के 1 महीने बाद ही पति सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर विदेश में बस गए तो नई नवेली दुल्हन के दिल पर क्या बीत रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। पर मैं वादा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं खूब सारे पैसे कमाकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मैं अपने बच्चों को भी वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिली।
उन्हें मेरी तरह रबड़ी मलाई के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अच्छा, माँ कहाँ है? माँ माँ तो दोपहर का भोजन करने के बाद आराम कर रही है। रुकिए, जगाती हूँ। नहीं, रहने दो, सोने दो, मैं कल बात कर लूँगा। इतनी देर में पर्याप्त ने सुधा जी को समझा दिया कि उसके कमरे के सामने कैसे पेश आना है। अरे लो, माँ जी आ गई, बात कर लो अपनी माँ से। प्यार से सुधा जी का हाथ पकड़कर बहू ने उन्हें कमरे के सामने रखा। माँ कैसी हो? बहू तुम्हारा ख्याल रख रही है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं बहू। बहू बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती है, सुधा जी ने कहा। पूजा के अकाउंट में पैसे भेज दिया है। अपने और पिताजी के घुटनों के दर्द का इलाज करवा लेना। पैसों की चिंता मत करना। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। पापा कहाँ हैं? उन्हें उनके घुटनों का बहुत दर्द कैसा है? तो फ़ोन उसके पास लेकर चली जाओ, मुझे बाबूजी के हाल चाल लेना है। लंगड़ाते हुए सुधा जी फ़ोन लेकर वहीं गई तो बहू ने कहा, माँ जी आप बैठिए, मैं ले जाती हूँ। आपके घुटनों में भी तो बहुत दर्द है। जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ से हुआ, प्रताप ने सुनीता जी को गिरफ्त में ले लिया। बेचारे मोहन जी पत्नी को बचाए या बेटे को सच्चाई बताए। आखिर पत्नी की जान बचाने का निर्णय लिया। पिताजी कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर खुश हो गया बच्चे, वरना तो जीवन बोझ हो गया था। अचानक उनका गला भर आया। वह बहू ने उन्हें पीछे से गले लगा लिया और कंधे पर सिर रखकर बोली, पापा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, वरना मैं पता नहीं क्या कर जाऊँ। मोहन जी को यह प्यार भरा वाक्य लग रहा था कि वह यह धमकी थी कि अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। बहू का लिपटना मोहन जी को बहुत अखड़ रहा था, जैसे कोई नागिन उनसे लिपट रही हो। जल्दी से उन्होंने बेटे से बात खत्म की। अच्छा बेटा, मैं आराम करना चाहता हूँ। बहू को झटक कर वह अलग खड़े हो गए। हाँ बाबूजी, आप जाइए, मुझे पूजा से कुछ और बात करनी है। आप दोनों आराम कीजिए। मोहित को पता ही नहीं चला कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है। उसके माता पिता को नशीली इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, करंट के झटके दिए जा रहे हैं, उसे तो कुछ भी पता नहीं चला। और भूखा प्यासा रखा जाता है उन्हें, लोहे की बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है। उनसे इतनी दूर रखा होता है कि वह किसी भी कीमत पर उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। उनकी आंखों के सामने कीड़े मकोड़े खाना खाते और वो लोग बस आंसू बहाया करते। यह लोग इस कागजात पर तुम दोनों दस्तखत कर दो, बहू के पिता ने कहा। मोहन जी ने पूछा। वो मजबूत बने रहने की कोशिश करते थे ताकि सुधा जी हिम्मत ना हार जाए। पूजा के पिता ने कहा, ये ज़मीन जायदाद के कागजात हैं, इनके जरिए तुम अपनी सारी संपत्ति, जिसमें सिर्फ यह पुराना टूटा फूटा घर की शामिल है, वह मेरी बेटी के नाम कर दोगे। यहाँ तो तुम हमें प्रताड़ित करके ज़बरदस्ती करवा लोगे, पर मजिस्ट्रेट के सामने कैसे हमें चुप करा पाओगे? मोहन जी ने कहा। पापा जी, आप क्यों नहीं समझते? देखा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अभी भी हमें धमकी दे रहे हैं। पूजा ने कहा, मैं बताता हूँ बुढ़ऊ को किस तरह काबू करना है। कागजात पर साइन करवाना है। ऐसी नशीली दवा आता है कि मैं इसके तो होश ही ठिकाने आ जाएंगे। इंजेक्शन में डालकर लगाने से सामने वाले के काम में जो भी बोलो वह सब वही करता है, जो वह तुम दोनों को वही दबा देंगे, जिससे तुम लोग किसी कठपुतली की तरह हमारी सब बातें मानोगे। फिर मकान बेचकर हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। तुम लोग नहीं जानते कि इस मकान की हमें क्या कीमत मिल रही है। घरौंदा बिल्डिंग के सामने संजीव चौधरी को जानते हो? प्रताप ने पूछा। अचानक मोहन जी को याद आया, 1 वर्ष पूर्व संजीव चौधरी के नाम के बिल्डर ने उसके घर के आसपास की ज़मीन खरीद ली थी और वह मोहन जी का घर भी ऊंची कीमत पर खरीद रहा था, क्योंकि यह ज़मीन भी अगर उसके प्रोजेक्ट में जुड़ जाती है तो उसके प्रोजेक्ट की कीमत बहुत बढ़ जाती है। वह मुँह मांगी कीमत देने को तैयार था, पर मोहन जी अपने
पुरखों का मकान और ज़मीन बेचना नहीं चाहते थे। सो साफ साफ मना कर दिया कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी पर यह घर और ज़मीन न बिकने दिया। आज इस लुटेरे के हाथ कैसे सौंप दे संजीव चौधरी? वह तो 1 वर्ष पूर्व यह मकान खरीदना चाहता था। मोहन जी ने याद करते हुए कहा। हाँ, उसी के कहने पर तो यह सब कर रही है। हमारा तो काम ही यही है। न यह पूजा है, न मैं प्रताप। यह हमारे पिताजी हैं, ना तो एक शहर से दूसरे शहर लोगों को लूटने का काम करते हैं। एक परिवार के रूप में हम पहले तो किसी परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं, कभी तेरी बहन, कभी मेरी बहन, कभी पत्नी बनते हैं, कभी मैं किसी का पति, और फिर हम उन्हें लूटना चाहते हैं, लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। हम तो तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि हमें पता था कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति खुद खराब है। पर जब संजीव चौधरी का ऑफर पता चला तो हमारे होश उड़ गए। इतना पैसा तो हमने आज तक नहीं कमाया था। आज 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे बेटे ने भी हमारे अकाउंट में बहुत रुपये जमा कर दिए और हम अब वह प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन हो जाए तो हम चलते बनेंगे। तुम लोग कितने नीचे हो, पापी हो, कैसे किसी की भावनाओं से ऐसे खेल सकते हो? भगवान से डरो। जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। आज 1 बबूल के पेड़ लगाओगे तो कल 100 बबूल के पेड़ काटोगे, देख लेना। सुधा जी ने कहा। हे भगवान, ऐसा होता है क्या? आपने तो हमें डरा ही दिया। माँ जी, हे भगवान, हमें क्षमा करना, पूजा ने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा और एक चाटा उसके गाल पर रसीद कर दिया। उसके पिता और भाई, यानी जो उसके पिता और भाई का किरदार निभा रहे थे, वो लोग हंसने लगे। चलो बहन, हम चलकर इस बिल्डर से बात करते हैं, उसके मकान की कीमत कुछ और बढ़ाने की बात करते हैं। सुधा जी और मोहन जी को लोहे की जंजीर से बांधकर वो लोग तुरंत ताला लगाकर चले गए। इसी बीच मोहित, जो 1 साल बाद घर आने वाला था, वो किसी ऑफिशियल काम से जल्दी भारत आ गया तो सोचा कि चलो घर वालों से भी मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि वह घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता था। इसलिए पूजा को भी कुछ नहीं बताया। और हाँ, यहाँ आकर जब अपने माता पिता को ऐसी दयनीय हालत में देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। वह माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराकर तुरंत पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने गया और सारा माजरा समझ आ चुका था। एक बिल्डर 1 वर्ष पूर्व उसका मकान खरीदना चाहता था। शायद यह उसकी चाल थी। छी, कोई ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना भी गिर सकता है क्या? कुछ लोगों के लिए पैसे ही सब कुछ है। इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। अरे, पैसा तो चोरी हो जाते हैं, दोबारा कमाया जा सकता है, पर क्या वह बिल्डर मोहित के मृत माता पिता के शरीर में दोबारा जान डाल सकता है? उफ, उतना मानसिक तनाव झेलना पड़ा होगा उन्हें। मोहित यही सब सोच रहा था। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो मोहित की पत्नी और उसका नकली परिवार चुपचाप सब कुछ समेटकर वहां से भाग चुका था। उन्हें सब गड़बड़ का एहसास हो गया होगा जब जल्दी ही उन्हें बस स्टैंड पर पकड़ लिया गया। उन्हें तो सजा हो गई और बिल्डर पर भी मुकदमा चल पड़ा। आसपास की ज़मीन भी इसी प्रकार लोगों से ज़बरदस्ती खरीदी थी तो उसे भी जेल जाना पड़ा। कानूनन इंसाफ तो मिल गया, पर क्या घटना के बाद मोहित के माता पिता वापस से अपनी सही वही साधारण जिंदगी जी सकेंगे? क्या विवाह के ऐसे कटु अनुभव के बाद खुद मोहित दोबारा विवाह के विषय में सोच भी सकेगा? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।